Hello students, welcome to the video lecture of second video lecture of chapter electricity for class 10th। ये मेरा क्लास 10th का जो वीडियो लेक्चर है वो वीडियो लेक्चर नंबर 2 होगा, क्योंकि इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, isn't it? इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था, इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो का जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने कवर किया था सर इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक। उसमें हमने कवर किया था सबसे पहले सर व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो असल में है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। फिर हमने बात की थी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन हमने बात की थी कि सर करंट क्या होता है, व्हाट इज अ करंट। फिर हमने बात की थी पोटेंशियल की। फिर पोटेंशियल डिस्कस करने के बाद हमने बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस की। उसके बाद हमने बात की थी मेरे सिंबल्स की जो मेरे किसी भी सर्किट में काम आएंगे। जैसे सर मैं रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, या सर मैं बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ओपन की क्लोज की। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया था जिसका नाम था ओम्स लॉ, isn't it? फिर ओम्स लॉ के बाद हमने इसकी एक इक्वेशन बनाई थी V इज इक्वल्स टू आई आर। फिर सर हमने बात की थी इस R के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, isn't it? इतनी सारी चीज हम लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। एंड टुडे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस से आगे, जिसमें सबसे पहले मेरी टर्म आएगी उसका नाम होगा रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस सर हमने बात कर ली। रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई भी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगी उसका नाम हो जाएगा रेजिस्टेंस, isn't it? जैसे सर फॉर एग्जाम्पल अगर इस वायर में लेट से मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस फ्लो ऑफ करंट को, इस फ्लो ऑफ करंट को जो चीज अपोज करेगी, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके बाद वो बॉडी अपने अंदर फ्लो हो रहे करंट को अपोज करना स्टार्ट कर दे, उसका नाम क्या हो जाएगा सर, उसका नाम होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली। अब सर बात है कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, व्हाट इज अ रेजिस्टिविटी। सबसे पहली बात, इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा रो से। ये मेरा एक ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल होगा जिसका नाम है रो। और रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइन है, मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। आगे क्या बोला उसने, दैट मेजर्स हाउ स्ट्रोंगली अ मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल रो एंड इज मैथमेटिकली गिवन बाय। देखो डेफिनेशन छोड़ के एक बार समझो रेजिस्टिविटी क्या है। मैंने एक बार ये चीज देखी, लेट से ये मेरा सर्किट है, लेट से ये मेरा कोई सर्किट है। अब अगर मैं सबसे पहली बात इसमें पूछूं कि क्या इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, क्या इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो उसका बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा कि सर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर ये जो की है, ये जो स्विच है, की स्विच की कैसे होती है
सर की होती है ऐसे, यह है स्विच। सर जब तक यह चीज रिप्रेजेंट करती है ओपन स्विच को, ओपन स्विच का मतलब क्या है, अभी सर्किट में कोई भी करंट नहीं है। तो अगर मुझे इस सर्किट से करंट को फ्लो कराना है तो सबसे पहले क्या करो सर, सबसे पहले इस स्विच को क्लोज करो, इसे ऐसे करो। अब ये स्विच क्लोज है तो यानी कि अब यहां पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और सर इस करंट को जो बॉडी या इस बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो इसके अंदर जा रहे करंट को अपोज कर दे, वो है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई बात नहीं। पर देखो जिस वायर से ये मटेरियल, जिस मटेरियल से ये वायर बनी है, देखो ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर, अब जिस मटेरियल की ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, इससे इस मटेरियल का भी तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, इन वायर्स का भी तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। सिर्फ यहां पे रेजिस्टेंस थोड़ी ना है, ये जो बॉडी है, ये जो जिस मटेरियल से ये वायर्स बनी है, वायर्स भी तो एक बॉडी है। वायर भी तो एक बॉडी है। तो वायर्स का या वो जो मटेरियल है, मटेरियल का अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मटेरियल का अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसी का नाम क्या है सर, उसी का नाम है रेजिस्टिविटी। आई बात समझ? मटेरियल का, जिस मटेरियल से वो वायर बनी है, उस मटेरियल का अपना खुद का जो रेजिस्टेंस है, वो टर्म हो जाएगी रेजिस्टिविटी। आई बात समझ? अब मैंने इसमें एक बात बोली थी कि इस वाले लाइन, इस वाले 3 वर्ड्स को बड़े ध्यान से पढ़ना। ये है मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब ये सर मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होगा? मेरी बात सुनो, हमने कई बार एक बात सुनी होगी कि लेट से ये एक वायर है, इस वायर की लेंथ लेट से 2 मीटर है। जैसे ही मैं अब ये एक वायर और हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी लेट से 4 मीटर। ठीक है, दोनों वायर्स की जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो मैं क्या बोलता हूं कि इनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिफर। इसका रेजिस्टेंस लेट से L1 होगा और इसका रेजिस्टेंस लेट से L2 होगा, और बात क्या हो जाएगी, R1 विल नॉट बी इक्वल्स टू R2। ये तो फैक्ट है कि सर R1 इक्वल्स टू R2 कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों वायर्स की लेंथ अलग अलग है। पर यहीं पे बात क्या आती है, जो वर्ड मैं आपको समझा रहा था वो वर्ड था मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इस वर्ड का मतलब क्या है? अब इस वर्ड का मतलब समझना एक बार। लेट से एक ये वायर है, लेट से एक ये वायर है। अब क्या होगा, दूसरी वायर मेरी ये है, ठीक है, मेरी जो थर्ड वायर है, थर्ड वायर इस थिकनेस की है और फोर्थ वायर इस थिकनेस की है। मेरे सामने बोर्ड पे 4 टाइप की वायर है। इस वायर की लेंथ L1 है और इस वायर की लेंथ L2 है, और देखने से ही यह बात पता चली कि L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2।
इजंट इट? सर थर्ड वायर की जो थिकनेस है और इसकी जो थिकनेस है, सेकंड वायर की जो थिकनेस है, यहां से मुझे क्या पता चला सर, क्लियरली ये दिख रहा है कि जो थिकनेस 1 है वो इक्वल नहीं है थिकनेस 2 के, इजंट इट? यानी कि सर हमें यहां से जो रिजल्ट नंबर 1 आया, रिजल्ट नंबर 1 ये आया कि R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2। इसे एक काम करते हैं, इसे लेते हैं T3 T4 T3 T4, ये वायर 1, वायर 2, वायर 3 और वायर 4, ठीक है? सर यहां से एक रिजल्ट और आया कि R3 इज नॉट इक्वल्स टू R4, ठीक है? ठीक है सर, अगर लेंथ डिफर कर रही है तो मैं ये मान के चलता हूं कि उनका रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है। अगर उनकी थिकनेस भी डिफर कर रही है तो मैं ये भी मान के चलूंगा कि अब भी उनका रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है। पर बात क्या है, ये 4 के 4 बनी है सेम मटेरियल से, सेम मटेरियल से, लेट से कॉपर से, वो कॉपर की है। अब अगर चारों की चारों सेम मटेरियल की हैं, अगर मेरी 4 की 4 वायर सेम मटेरियल की हैं, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर लेंथ एंड थिकनेस, लेंथ कुछ भी हो सकती है, थिकनेस कुछ भी हो सकती है, कोई बड़ी कोई छोटी कोई मोटी कोई पतली, वायर कैसी भी हो सकती है, उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। बट इनकी जो रेजिस्टिविटी है, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो सारी की सारी रेजिस्टिविटी सेम होगी। यानी कि बॉडी की रिजल्ट क्या निकल के आया सर, रिजल्ट यह निकल के आया कि बॉडी के ओरिएंटेशन पे, बॉडी के जियोमेट्रिसिटी पे उसकी रेजिस्टिविटी कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। मेरी कोई भी वायर कितनी भी मोटी हो, कितनी भी पतली हो, उसकी लेंथ कितनी बड़ी, उसकी लेंथ कितनी भी छोटी हो, उनकी रेजिस्टेंस भले ही डिफर कर सकते हैं, पर अगर मेरी वायर से सेम मटेरियल की हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जियोमेट्रिसिटी। उनकी लेंथ कैसी भी हो, उनकी थिकनेस कैसी भी हो, उनका डायमीटर कैसा भी हो, बट अगर वो सेम मटेरियल की हैं तो मेरी रेजिस्टिविटी सेम होगी। आई बात समझ? यानी कि मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं, वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, wires of same material will have same resistivity, same resistivity irrespective of their shape and size। यानी कि अगर मैंने बोला कि सर कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है, लेट से मैंने बोला कि रेजिस्टिविटी है जो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो सर लेट से 2.011 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 ओम मीटर है, ठीक है? इस यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये ओम मीटर क्या है। लेट से उसकी रेजिस्टिविटी ये है। अब एक वायर लेट से मेरे पास है 6 मीटर की, एक वायर है मेरे पास 2 मीटर की, एक वायर ऐसी है जिसकी थिकनेस कुछ है, लेट से इसकी जो थिकनेस है वो है 0.6 mm और इसकी जो थिकनेस है वायर की वो लेट से है मेरे पास 12 mm, ठीक है? ये चारों की चारों है कॉपर की वायर, ठीक है? चारों की चारों है कॉपर की वायर। तो इन चारों की चारों का रेजिस्टेंस कुछ होगा, एक का रेजिस्टेंस R1, एक का रेजिस्टेंस R2, एक का रेजिस्टेंस R3 और एक का रेजिस्टेंस R4। पर इनकी जो रेजिस्टिविटी है ρ1 इक्वल्स टू ρ2 इक्वल्स टू ρ3 इक्वल्स टू ρ4 और एट द एंड कितनी आ जाएगी 2.011 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 ओम मीटर। आई बात समझ? सेम मटेरियल्स की वायर,
की रेजिस्टिविटी सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज। ये तो है एक बात। अब एक बात और भी है, मान लो ये वायर है 6 मीटर की, ठीक है, और ये जो वायर है ये वायर भी है 6 मीटर की, ठीक है। लेट्स से जो मेरी वायर बी है, वायर बी की जो ये थिकनेस है, लेट्स से ये है 0.3 mm, और जो वायर ए है, वायर ए की जो थिकनेस है वो भी लेट्स से कितनी है 0.3 mm, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है लेट्स से R1 और इसका रेजिस्टेंस है लेट्स से R2, ठीक है। ये वायर है मेरी ये वायर है मेरी लेट्स से कॉपर की, और ये वायर है मेरी लेट्स से सिल्वर की, ठीक है, और ये वायर है कॉपर के। तो क्वेश्चन आता है, अब यहां से क्वेश्चन क्या निकल के आएगा कि वायर्स ऑफ different material have different resistivity irrespective of their shape and size। अब बात है कि सर क्या इनका रेजिस्टेंस सेम होगा? ये जो R1 है ये इक्वल्स टू R2, क्या ये चीज होगी? क्या दोनों का रेजिस्टेंस होगा? ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मे और मे नॉट, ये हो सकता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस सेम हो, रेजिस्टेंस अलग अलग हो, दैट डजंट इवन मैटर। व्हाट मैटर्स इज रेजिस्टिविटी ऑफ ए is not या will not be equals to resistivity of B। ये मेन बात है। लेट्स इसकी रेजिस्टिविटी RA और इसकी रेजिस्टिविटी RB, रेजिस्टेंस सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, दैट डजंट इवन मैटर। व्हाट मैटर्स इज देयर रेजिस्टिविटी, और उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? सर उनकी रेजिस्टिविटी सेम नहीं होगी, यानी कि सेम मटेरियल की वायर की रेजिस्टिविटी सेम, चाहे उनका शेप एंड साइज कैसा भी हो, और डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी डिफरेंट, चाहे उनका मटेरियल कैसा भी हो, उनकी शेप एंड साइज कैसी भी हो। अगर दो अलग अलग मटेरियल्स हैं तो मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। आई बात समझ? सेम मटेरियल की वायर की रेजिस्टिविटी सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज, डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी डिफरेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज। आई बात समझ? क्रक्स इसका यही है और यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करेंगे तब हम देखेंगे कि उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, और रेजिस्टिविटी से जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें समझना पड़ेगा। उसके ऊपर आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इतने इजी नहीं होते जितने मेरे बाकी के होते हैं। जैसे मैं बात करूं, मेरे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले हैं, सर्किट के हैं, वो न्यूमेरिकल स्टिल इजी हैं, पावर के न्यूमेरिकल स्टिल इजी हैं, पर अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी के, वो इजी होके भी कई बार सोल्व नहीं होते। ठीक है, तो मेरी अगली चीज है कि वो डिपेंड किस किस चीज के ऊपर करेगा। जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डिपेंड किस किस चीज के ऊपर करेगी। जो मेरी रेजिस्टिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। आई बात समझ? जो मेरी, देखो इसे ना थोड़ा सा रिवर्स करके करते हैं, रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस के हिसाब से समझते हैं। मैंने बात किया किसी भी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। जितनी बड़ी लेंथ उतना बड़ा रेजिस्टेंस। लेट्स से एक वायर है 6 मीटर की, एक वायर है 12 मीटर की, ये लेट से वायर 1 है, ये लेट से वायर 2 है। तो बट ऑब्वियस क्या है
जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। आई बात समझ? तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। यह है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जो मेरा रेजिस्टेंस है वो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। यानी कि जितना बड़ा एरिया, एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसका एरिया लेट से A1, इसका एरिया लेट से A2, और गिवन क्या है, A1 इज ग्रेटर देन A2। एरिया बड़ा है, A1 बड़ा है एज कंपेयर टू A2। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितना बड़ा एरिया उतना छोटा रेजिस्टेंस। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। जब भी मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और जब जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा, जब जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा और इक्वालिटी का साइन लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। सबको पता है जब जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा एक कांस्टेंट लगाऊंगा। इसकी बारी में कांस्टेंट है ये रो, रेजिस्टिविटी, रो L बाय A। तो यानी कि एक फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। और यहां से जब मैं रो की वैल्यू निकाल लूंगा, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल लूंगा, वो क्या हो जाएगा, R A बाय L। ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा रेजिस्टिविटी का। आई बात समझ? और दोनों फॉर्मूले को स्टार मार्क करके रख लो, यहां से क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आएगा रेजिस्टिविटी में, R इक्वल्स टू रो L बाय A से। आई बात समझ? और सर यहां से अगर मुझे रेजिस्टिविटी की यूनिट्स अगर कैलकुलेट करनी पड़ी तो, इसकी अगर मुझे यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ी तो कर लो। रेजिस्टेंस की क्या है सर, रेजिस्टेंस की है ओम। एरिया की क्या है सर, एरिया की है मीटर स्क्वायर। और लेंथ की क्या है सर, लेंथ की है मीटर। मीटर से मीटर गया तो रो की यूनिट्स क्या हो गई सर, रो की यूनिट हो गई मेरी ओम मीटर। यह है तीसरी चीज। आई बात समझ? रेजिस्टिविटी निकालेंगे कैसे, वो बात आ गई समझ। उसकी यूनिट्स क्या होंगी, ये बात भी आ गई समझ। यूनिट्स क्या हो जाएंगी, ओम मीटर। आई बात समझ? इस चीज में किसी को डाउट, रेजिस्टिविटी में किसी को डाउट? चलो नाउ मूविंग फर्दर। अब आएगा, अब मैं दोबारा बात करूंगा रेजिस्टेंस की। ठीक है सर, हमने रेजिस्टेंस के बारे में रेजिस्टेंस के बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। उसमें रेजिस्टेंस क्या था सर, रेजिस्टेंस था किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे जिससे वो बॉडी अपने अंदर चल रहे करंट को अपोज करेगी। भाई मैं एक बॉडी हूं, मेरे अंदर से करंट फ्लो कर रहा था, तो मेरी प्रॉपर्टी इस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने की वो चीज रेजिस्टेंस था। इजंट इट? कि सर मेरे अंदर से अगर करंट जा रहा है तो मेरी बॉडी उस करंट को कितना अपोज कर सकती है, वो रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब सर बात है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का चक्कर समझाओ कि सर ये सीरीज कनेक्शन क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन क्या है। चलो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अभी देखो मेरे हाथ में दो पेन है, ये इस पेन की टिप है और ये इस पेन की टिप है। इस पेन की टिप और इस पेन की टिप, यह टिप नहीं, चलो ये जो चीज है, लेट्स से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। पेन से समझते हैं, वहां ज्यादा पंगा नहीं बन जाएगा भाई। चलो लेट से ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट,
ये इस रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट, ये कोई रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट। अब मैं इस रेजिस्टेंस को, ये एक रेजिस्टेंस और लेते हैं, उससे ज्यादा जल्दी समझ आएगा। ये मेरा कोई तीसरा रेजिस्टेंस है, ये है मेरा उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट, और ये रेजिस्टेंस है R3, और ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। मेरे सामने 3 रेजिस्टेंस पड़े हैं। अब इन्हें कनेक्ट करने के लिए मेरे पास 2 मेथड्स होंगे। एक मेथड होगा मेरे पास सीरीज कनेक्शन, एक होगा सीरीज कनेक्शन, और एक होगा पैरेलल कनेक्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सर सीरीज कनेक्शन किसे बोलेंगे। व्हाट इज अ सीरीज कनेक्शन? सीरीज, देखो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, जो ये मेरा R1 है, ये जो मेरा R1 है, किसी एक रेजिस्टेंस के एंडिंग पॉइंट से अगर दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट है, लेट से R1 का ये एंडिंग पॉइंट था, इससे R2 का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा, ठीक है। R1 के एंडिंग पॉइंट से R2 का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट हुआ। अब R2 के एंडिंग पॉइंट से R3 का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट हुआ। यह चीज मेरे सामने दिखी कि सर R1 के एंडिंग पॉइंट से R2 का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट है, और R3 के या R2 के एंडिंग पॉइंट से R3 का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट है। यानी कि अगर ये एंड टू एंड ज्वाइन हो, कैसे ज्वाइन हो, एंड टू एंड, अगर ये एंड टू एंड कनेक्ट है तो मैं क्या बोल दूंगा कि सर ये सीरीज कनेक्शन है। एक के एंडिंग से दूसरे की स्टार्टिंग, दूसरे की एंडिंग से तीसरे की स्टार्टिंग, तीसरे के एंडिंग से चौथे की स्टार्टिंग, और चौथी की एंडिंग से पांचवें की स्टार्टिंग, ऐसे सब लाइन में कनेक्ट है, एक सीरीज में ये सब कनेक्ट हो रहा है। तो कनेक्शन क्या हो जाएगा सर, वो सीरीज कनेक्शन हो जाएगा जब सीरीज में सारे रेजिस्टेंस जुड़े। ये देखो सीरीज में है, एक इससे अगली सीरीज, उससे अगली सीरीज, उससे अगले सीरीज, उससे अगली सीरीज, सब सीरीज में एक लाइन में कनेक्ट है। तो ये कनेक्शन हो जाएगा मेरा सीरीज कनेक्शन। सर अगर वही मैं बात करूं पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन। थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, अगर ये चीज कॉपी हुई तो कॉपी हो जा भाई। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रही तो भाई। चलो अब क्या करेंगे, दोबारा बनाते हैं। मान लो ये है मेरा वही वाला रेजिस्टेंस 1, ये है R1, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है इसका एंडिंग पॉइंट। अब क्या होगा, अब सर हम बनाएंगे R2, ये है R2 का स्टार्टिंग पॉइंट और ये है R2 का एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, और ये है मेरा R2। अब हम बात करेंगे R3 की। सर ये है R3 का स्टार्टिंग पॉइंट,
ये है R3 का एंडिंग पॉइंट और ये है मेरा R3। अब सर पैरेलल कनेक्शन क्या होगा? अगर मैं बात करता सीरीज कनेक्शन की, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता सर, सबको मैं सीरीज में जोड़ देता। सीरीज में मतलब एक का एंडिंग दूसरे की स्टार्टिंग, फिर उसका एंडिंग तीसरे की स्टार्टिंग, उसकी एंडिंग चौथे की स्टार्टिंग, उसकी एंडिंग पांचवे की स्टार्टिंग। पैरेलल में क्या होगा सर, उसके नाम में आ रहा है पैरेलल, तो क्यों ना मैं हर रेजिस्टेंस को पैरेलली रख के, हर रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल रख के क्या करूं, इसे भी मैं पैरेलल लेके आता हूं। मैंने इसे पैरेलल रखा, यह है R3। ठीक है सर, मैंने इन तीनों को पैरेलल रखा। पैरेलल का मतलब सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक लाइन में, सबका एंडिंग पॉइंट एक लाइन में। और अब मैं क्या करूं, मैं एक खेल करता हूं। मैंने खेल क्या किया, मैंने सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे एक वायर से जोड़ दिया। ठीक है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने एक वायर से जोड़ा, सबका एंडिंग पॉइंट मैंने एक वायर से जोड़ा। ठीक है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट, सबका एंडिंग पॉइंट मैंने एक एक वायर से जोड़ा। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, ये है मेरा पैरेलल कनेक्शन। सबको पैरेलल रखो और पैरेलल रखने के बाद जोड़ दो। सीरीज में क्या होता है, इसका एंडिंग उसकी स्टार्टिंग, इसका एंडिंग उसकी स्टार्टिंग, ये होता पैरेलल सीरीज। पैरेलल में क्या, सबको पैरेलल रखो, स्टार्टिंग पॉइंट एक वायर से, एंडिंग पॉइंट एक वायर से जोड़ दो। आई बात समझ? सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक वायर से, सबका एंडिंग पॉइंट एक वायर से, ये चीज हो जाएगी मेरी, ये चीज हो जाएगी मेरी पैरेलल कनेक्शन। आई मेरी बात समझ? ये चीज देखो, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दोनों में फर्क दिखा। अगर सीरीज में कनेक्ट है, स्टार्टिंग एंडिंग, वो सीरीज। सबको पैरेलल रखो, एक वायर से जोड़ दो, ये है क्या, ये है मेरा पैरेलल कनेक्शन। आई बात समझ? आई मेरी बात समझ? चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां से मेरा डेरिवेशन आएगा, जहां से मेरा आएगा डेरिवेशन। पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सर derive the formula for equivalent resistance in सीरीज के। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, इस चीज में मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ। ठीक है, ये R1 है, इसका रेजिस्टेंस कुछ है, इसका रेजिस्टेंस कुछ है और इसका रेजिस्टेंस कुछ है। तीनों किसी तरीके से जुड़े हैं आपस में। एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। तो जब ये ज्वाइन होंगे, अब जब ये पूरी की पूरी चीज जब एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करेगी, जब R1, R2, R3 मिलके एक सिंगल रेजिस्टेंस जब बना लेंगे, R1, R2, R3 मिलके जब एक सिंगल रेजिस्टेंस वो फॉर्म करेंगे, तो मैं क्या बोल दूंगा, सर अब ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके किसी एक अलग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कुछ होगा। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स ये 6 ओम, वो 6 ओम और वो 6 ओम, क्या जब ये तीनों मिलेंगे तो क्या वो तीनों मिलके 6 ओम के रहेंगे या उनका रेजिस्टेंस कुछ और होगा? मुझे ये बात सोच के बताओ। तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, जब वो ज्वाइन करेंगे
तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? वी नेवर नो, हमें उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। और यही चीज मेरा सीबीएसई पूछता है 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स, और ये बहुत बार आया है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि डेराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। कि जब भी मैं किसी भी, बेसिकली ये आता है फॉर 3 रेजिस्टर्स, मतलब 99.99% टाइम्स ये जो क्वेश्चन है वो 3 रजिस्टर के लिए ही आएगा। अगर 2 या 4 के लिए भी आएगा तो वो बिल्कुल सेम है, बस खाली उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू घटानी बढ़ानी है। हम भी 3 के लिए ही करेंगे, पेपर में भी 3 के लिए ही आएगा। आई बात समझ? और 3 का भी इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि चाहे वो 4 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, 1000 का पूछ ले, हम हर किसी के लिए निकालने के लिए तैयार होंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या? कि वो रेजिस्टेंस जो सीरीज में मिल जाएंगे, अब वो एक अलग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे। तो यानी कि उनका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, अब वही रेजिस्टेंस का नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले बस एक बात का ध्यान रखना, वो बात बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है वो बात? उस बात के लिए इसे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा हमें। बात है इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन potential divides and current remains the same. Current remains same. इस बात को कंठस्थ कर लो, याद कर लो। ये 5 स्टार वाली बात है कि सर देखो, ये जो 3 चीज है, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, जब मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को किसी बैटरी से कनेक्ट करूंगा, मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को जब किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा, तो यहां से इसके पास जो वोल्टेज है वो कुछ होगी, इसके पास जो वोल्टेज है वो कुछ होगी, और इसके पास जो वोल्टेज है वो कुछ होगी, पर वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगी। पर जो करंट है, इस वायर का जो ये करंट है, करंट तीनों के पास सेम होगा, करंट तीनों के पास सेम फ्लो करेगा, बस खाली उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज डिवाइड्स एंड करंट रिमेन्स द सेम। वहीं अगर मैं बात करूं पैरेलल कनेक्शन की, पैरेलल कनेक्शन में यही कहानी उल्टी है। अगर लेट से अब ये ऐसे किसी बैटरी से कनेक्ट है, इस बैटरी की वोल्टेज V है, तो इसके पास भी V वोल्टेज है, इसके पास भी V वोल्टेज है, और इसके पास भी V वोल्टेज है। पर यहां पे कहानी है करंट की। इसमें करंट चेंज होगा, वो हो जाएगा I1, इसमें करंट चेंज होगा I2, और इसमें करंट चेंज होगा I3। यानी कि बात क्या है? इन पैरेलल कनेक्शन, करंट डिवाइड्स एंड पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। उल्टा है सीरीज का, पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। आई बात समझ? सीरीज में क्या था सर? सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो रही थी, करंट सेम था। यहां पे अगर चीज उल्टी हो गई, अब यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है और पोटेंशियल सेम है, तो बात आई समझ? सीरीज में सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होगी, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा। आई बात समझ? इतनी बात में किसी को डाउट
कि मेरा सीरीज में तो पोटेंशियल डिवाइड होगा और पैरेलल में मेरा करंट डिवाइड होगा। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो है मेरा इक्विवेलेंट सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं 3 रेजिस्टेंस बनाता हूं। यह है मेरा R1, यह है मेरा R2 और यह है मेरा R3। ठीक है, चलो यह है मेरा R1, यह है मेरा R2 और यह है मेरा R3। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं यह किसी पोटेंशियल V से कनेक्ट है, यह किसी पोटेंशियल V से कनेक्ट है। अब यह सीरीज कनेक्शन है, क्योंकि ये देखो एक के एंडिंग से दूसरे के स्टार्टिंग, एक के एंडिंग से दूसरे के स्टार्टिंग, तो ये सीरीज कनेक्शन है। अब सर सीरीज कनेक्शन में मेरी इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ होगी, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है मैंने V1 मान ली, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है मैंने इसे V2 मान लिया और R3 के जो अप्रोक्स है अक्रॉस है मैंने उसे V3 मान लिया। करंट तीनों के लिए सेम है, लेट से इसके लिए भी आई है, इसके लिए भी आई है और इसके लिए उसके लिए भी आई है। तीनों के लिए करंट सेम है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में सर मेरा करंट डिवाइड नहीं होता, सिर्फ पोटेंशियल डिवाइड होती है। आई बात समझ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मेरा नेट पोटेंशियल V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के ही सम के होगा। अरे अगर मान लो ये 20 वोल्ट है तो 5, 5 और 10, लेकिन कुल मिला के पोटेंशियल तो V ही रहेगी ना, तो इसे तो मैंने एक साइड में रख लिया। अगर मैं R1 के अक्रॉस, अगर मैं R1 के अक्रॉस अपना ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस R1। मैंने R1 के अक्रॉस क्या किया, मैंने ओम्स लॉ लगा दिया। ओम्स लॉ क्या बोल देगा, V इज इक्वल्स टू IR, ये ओम्स लॉ है, यानी कि V इज इक्वल्स टू IR, इजंट इट? चेक करो, V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि V इज इक्वल्स टू IR, इजंट इट? V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, सेम चीज मैं लगाता हूं अक्रॉस R2, वहां पे क्या हो जाएगा सर, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि V इज इक्वल्स टू IR। सेम चीज जब मैं करूंगा R3 के लिए क्या हो जाएगा सर, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IR, इजंट इट? मेरे सामने 3 इक्वेशन आई, V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2 और V3 इक्वल्स टू IR3। ठीक है, अब क्या करें सर, अब क्या करें, यह है इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2, यह है इक्वेशन नंबर 3, इन्हें ऐड कर दो, यानी कि ऐड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैंने तीनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो इनकी ये जो लेफ्ट साइड है वो तो एक साथ जुड़ेंगे, यानी कि वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। लेफ्ट हैंड साइड एक साथ ऐड हुई, राइट हैंड साइड एक साथ ऐड हुई।
अब V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या है? ये मेरी नेट पोटेंशियल V है, यानी कि V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां तक कोई डाउट? चलो मूविंग नेक्स्ट, मेरे पास आई थी V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहां से मैं क्या करूं, देखो इसके पास I है, इस टर्म के पास भी I है और इस टर्म के पास भी I है, तीनों टर्म्स के पास मेरे लिए I है। तो मैं यहां से I अगर कॉमन लूं क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ आगे सर वो हो जाएगा डिवाइड में। V बाय I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरा जनरल ओम्स लॉ है वो क्या है? V इज इक्वल्स टू IR। तो यहां से R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा V बाय I। यानी कि सर इस रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है, इस रेजिस्टेंस की ये जो वोल्टेज है और इस रेजिस्टेंस का ये जो करंट है, देखो तीनों करंट सेम है, तो यानी कि इस सर्किट का भी करंट I ही होगा। यानी कि इस सर्किट की वोल्टेज, इस सर्किट का करंट मिलके क्या बना देंगे? इस सर्किट का रेजिस्टेंस। अरे इस सर्किट की पोटेंशियल, इस सर्किट का करंट मिलके क्या बना देंगे? इस सर्किट का रेजिस्टेंस। यानी कि इस सर्किट की वोल्टेज, इस सर्किट का कनेक्शन मिलके क्या बना देंगे? इस सर्किट का रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू IR, तो V बाय I क्या हो जाएगा? R। यानी कि यह है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या उस सर्किट का रेजिस्टेंस जो किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 के। इजंट इट? ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो था 3 के लिए। अगर मुझे, मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, उनके लिए इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते 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 Rn तक। सर जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबको जोड़ दो। 150 रेजिस्टेंस है, 150 रेजिस्टेंस जोड़ दो, 250 है 250 जोड़ दो, 2 है 2 जोड़ दो, जितने भी रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दो और वो आ जाएगा मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का। अब यहां से एक बात देखने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट, ऑफ एनी circuit in series is greater than the greatest resistance, the greatest individual resistance in सर्किट। अब सर ये क्या बोल दिया आपने? ये क्या बात बोल दी? देखो मान लो मेरा ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस में मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है, R3 है। लेट से R1 है 6 ओम, R2 है 8 ओम और R3 है 10 ओम। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन है? सर R3 10 ओम। तो सीरीज कनेक्शन में जो मेरा अकेले सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है यानी कि 10 ओम, तो इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो अकेले सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। यानी कि अगर अकेला रेजिस्टेंस सबसे बड़ा 10 ओम है तो सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 10 ओम से भी बड़ा होगा। ये देखो ना, मैंने बोला सर R3 सबसे बड़ा है,
तो सबसे बड़े रेजिस्टेंस में भी दो रेजिस्टेंस मिलके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि अकेले जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा है किस चीज का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। आइए बात समझ। चलो मूविंग नेक्स्ट, अब मेरे पास है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल के लिए कहानी देखो, मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये। तीनों जुड़े हैं, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक वायर से कनेक्ट है, तीनों का एंडिंग पॉइंट एक वायर से कनेक्ट है, और ये यहां आके किसी बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लेट से R1, इसका रेजिस्टेंस लेट से R3, R2 और इसका रेजिस्टेंस लेट से R3। ठीक है सर, इसकी पोटेंशियल V, इसकी बैटरी V, तो मैं क्या बोल दूंगा, इसके पास भी पोटेंशियल V, इसके पास भी पोटेंशियल V, इसके पास भी पोटेंशियल V। ठीक है, अब बात आएगी इसके पास जो रेजिस्टेंस करंट है वो I1, इसके पास जो करंट है I2, इसके पास जो करंट है वो है I3। क्योंकि सर मैंने ये बात पढ़ी थी कि पैरेलल कनेक्शन में करंट जो है वो डिवाइड होगा और पोटेंशियल जो है वो सेम होगी, यानी कि करंट जो है वो डिवाइड होगा और पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगी। यहां से करंट निकला था I पूरे सर्किट के लिए और यहां से करंट होके आया है I पूरे सर्किट के लिए, आगे जाके करंट मेरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, अब सर एक बात है, I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों करंट मिला के वो बना देंगे जो मेरे पूरे सर्किट का करंट था। अगर यहां से 6 एंपियर चला था, यहां पे आगे कुछ भी बट गया होगा पर यहां तो वापस 6 एंपियर आ जाएगा, यानी कि जो करंट है इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसके अलावा तो करंट जाएगा कहां, उसके पास तो रास्ता ही नहीं है। तो यानी कि ये चीज मेरे पास आ गई, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे यहां लिखते हैं। चलो ये हुआ। अगर मैं R1 के अक्रॉस लगाऊं ओम्स लॉ, सेम वही चीज है, अप्लाई ओम्स लॉ फॉर R1 के लिए अगर मैंने ओम्स लॉ लगाया फॉर R1 तो वो क्या बोल देगा सर, इसकी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इसका करंट प्लस इसका रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इसका करंट मल्टीप्लाई बाय इसका रेजिस्टेंस, यानी कि सर V इज इक्वल्स टू I1 R1, इजंट इट। अब सेम बात अगर मैं करूं R2 के लिए, तो सर R2 के लिए क्या होगा, इसकी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इसका रेजिस्टेंस इनटू इसका इसकी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। अब सेम कहानी अगर मैं R3 के लिए करूं तो सर क्या होगा, इसकी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं, शाबाश। अब यहां से अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं, वो क्या सर V बाय R1, शाबाश। इसके लिए मैं क्या करूं सर, V बाय R2, शाबाश। इसके लिए क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा V बाय R3। इसे बनाओ इक्वेशन नंबर 1, इसे बनाओ इक्वेशन नंबर 2 और इसे बनाओ इक्वेशन नंबर 3। सर तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, एड A B और C, तो क्या हो जाएगा सर, I1 प्लस I2 प्लस I3
ये इक्वल हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, इजंट इट? सर I1 प्लस I2 प्लस I3 तो मेरा I है, ये मैंने यहां से देखा, तो इसका मतलब I इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, इजंट इट? अब मैं क्या करूं, I इज इक्वल्स टू, यहां से क्या मैं V कॉमन ले लूं? देखो यहां भी V, यहां भी V, यहां भी V, कॉमन उठा लो। कॉमन अगर मैंने उठाया वो क्या हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। आई बात समझ? V अगर यहां आया, I बाय V इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब सर मैंने तो एक बात पढ़ी थी, V इज इक्वल्स टू IR, और यहां से क्या आया था, V बाय I इज इक्वल्स टू R। इसका मतलब सर क्या है? सर इसका मतलब है इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा सर, वो रेशो होगा इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल अपॉन इस पूरे सर्किट का करंट। पूरे सर्किट का पोटेंशियल, पूरे सर्किट का पोटेंशियल और पूरे सर्किट का करंट मिलकर क्या बना देगा सर, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। यानी कि बात क्या आई, V बाय आई इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट बोल दूं मैं, या मैं बोल लूं RP, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इजंट इट? तो यहां से RP की वैल्यू आई V बाय आई, RP की वैल्यू क्या आई सर, वही V बाय आई, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो I बाय V चाहिए। दोनों तरफ ऐसे पोकल कर दो, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू I बाय V, तो इस I बाय V की बजाय मैं सर 1 बाय RP लिख सकता हूं। 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये बात आई समझ? और सर ये फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। ये तो चलो सर 3 थे, मेरे पास n नंबर के हों तो, अगर बेटा n नंबर के हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसे करते 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 1 बाय RN तक। यानी कि जितने भी मेरे पास रेजिस्टेंस हो सभी के सभी का क्या करो, सरल का रेसिप्रोकल करके जोड़ दो। आई बात समझ? सबका रेसिप्रोकल करके जोड़ दो। अभी यहां पे क्या होगा सर, यहां पे एक बहुत अच्छी कहानी निकल के आएगी, और वो अच्छी कहानी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि RP इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि सर जो मेरा RP है, हमने देखो एक बात की थी, लेट से R1 है मेरा 2 ओम, R2 है मेरा, या जो पिछले वाला एग्जांपल था वही लेते हैं, यह है लेट से मेरा 6 ओम, R2 है मेरा 8 ओम, R3 है मेरा लेट से 10 ओम। सर आपने सीरीज के केस में बताया था कि जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है वो ग्रेटर देन होगा ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, यानी कि RS जो है वो 10 से भी ज्यादा होगा। अब आपने पैरेलल में बोला कि जो RP है, जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, वो छोटा होगा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। यानी कि अगर इन तीनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं तो वो 6 ओम से भी छोटा आएगा। अगर इन्हें मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो वो 10 ओम से भी बड़ा आएगा। तो यानी कि मैं क्या यहां से एक सीरीज बना लूं
वो सीरीज क्या आएगी सर, सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा RS, सबसे छोटा रेजिस्टेंस RS, क्योंकि सर वो R1 से भी छोटा होगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल से भी छोटा होगा। फिर यहां पे सीरीज क्या आएगी, R2, उससे बड़ा R3 और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये बात मुझे बताओ। सबसे छोटा RS, उससे बड़ा R1, उससे बड़ा R2, उससे बड़ा R3, सबसे बड़ा RS, ये उल्टा लिख दिया। यहां पे आएगा RP, यहां पे आएगा RS, क्योंकि रेजिस्टेंस इन पैरेलल सबसे छोटा है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस इन सीरीज। आइए बात समझ, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहां सर, वो होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज, सबसे छोटा सर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बीच में सारे के सारे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये बात आई समझ। चलो अब करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, बहुत छोटा सा टॉपिक है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। हमने क्लास 9 में पढ़ा था सर, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, इजंट इट। तो सर वर्क यहां पे क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस रेट से इलेक्ट्रिक वर्क ट्रांसफर होगा उसी का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। अगर मैं सिंपल पावर की बात करूं सर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मैंने इलेक्ट्रिक पावर की बात की तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस रेट से मेरा इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि P इज इक्वल्स टू VI, यह फॉर्मूला है पावर का। इसकी यूनिट्स हो जाएंगी सर, इसकी यूनिट्स हैं वोट, वोट है इसकी SI यूनिट, शाबाश। सर जो इसकी डेराइव्ड यूनिट है वो हो जाएगी वोल्ट एम्पियर, यानी कि वोल्ट एम्पियर है इसकी डेराइव्ड यूनिट, या VA, ये क्या है इसकी डेराइव्ड यूनिट। आई बात समझ। और फॉर्मूला क्या है सर, P इज इक्वल्स टू VI। ये तो इसका एक फॉर्मूला है सर, क्या इसके और भी फॉर्मूले हैं, बिल्कुल है। क्या इसके और भी फॉर्मूले, बिल्कुल हैं। ये बात बताओ, V इज इक्वल्स टू सर, V इज इक्वल्स टू IR। तो अगर मैं यहां से V की वैल्यू निकाल लूं वो क्या आएगी, IR। तो क्या मैं इस V को IR से सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो P की दूसरा फॉर्मूला क्या सर, ये है I²R, ये है उसका दूसरा फॉर्मूला। सर क्या और भी कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है। जैसे मैंने V को किया सेम मैं I को कर सकता हूं। I क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरा V/R। तो मैं क्या करूंगा, P इक्वल्स टू V इंटू V/R, यानी कि ये हो जाएगा V²/R। ये है इसका तीसरा फॉर्मूला। यानी कि पावर के मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I²R और P इज इक्वल्स टू V²/R। तीन फॉर्मूले पावर के। सर पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, शाबाश। सर इसकी यूनिट है वोट और उसकी जो डेराइव्ड यूनिट वो क्या है, वोल्ट एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक पावर में कोई डाउट। अब करेंगे लास्ट टॉपिक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या इसी का नाम क्या है सर, इसी का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो हीटिंग इफेक्ट है। सर क्या करंट के पास कोई हीटिंग इफेक्ट भी है, बिल्कुल है। अरे बहुत देर तक चार्जर को गर्म लगाए रखो, या बहुत देर तक अगर मेरा चार्जर वर्क कर रहा है, गर्म होता है कि नहीं होता। जो मेरा बल्ब है, बल्ब अगर काफी देर तक ऑन रहे उसे मैं बेयर हैंड से टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत जलेगा, वो बहुत गर्म होगा। गर्म कहां से आया, गर्मी कहां से आई। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर ज्यादा देर तक जलेगा या ज्यादा देर तक अगर वो यूज में होगा तो क्या होगा सर, वो गर्म हो जाएगा। पर सोचने वाली बात है, गर्मी आई कहां से, गर्मी आई कहां से। सर वो था कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, तभी तो हीट आई। और क्या मैं उसे जाके हीट देके आया, ये बात आई समझ। अब मान लो ये सिस्टम ही काफी देर तक चल रहा है, इस सिस्टम से सुबह से लेकर शाम तक हम क्लास ले रहे,
तो शाम को ये बहुत गर्म हो जाएगा। बल्ब है बहुत गर्म हो जाएंगे, फ्रिज है गर्म हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर ज्यादा देर तक काम करेगा तो वो गर्म हो जाएगा। तो वो गर्मी कहां से आई? सर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट था उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, क्योंकि करंट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हमने पढ़ा था कि सर जो एनर्जी है वो इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बड़ी इजीली ट्रांसफर हो जाएगी, बड़ी इजीली चेंज कर लेगी अपने स्टेट को। इलेक्ट्रिकल से हीट, हीट से इलेक्ट्रिकल बहुत जल्दी हो जाएगी। हीटिंग से मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक से हीटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। यानी कि हीट खुद की फॉर्म को चेंज कर सकती है और इसी चेंज्ड फॉर्म की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई और उसी का नाम क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का। यानी कि करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट आया, जो गर्मी आई, जो हीट प्रोड्यूस हुई, उसी का नाम था हीटिंग इफेक्ट। और इसी का दूसरा नाम क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने क्या बोला? हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट का प्रोडक्शन, ये क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये मेरी बात समझो, जो समझने वाली जो बात है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के। ठीक है? जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। जितना ज्यादा करंट सर उतनी ज्यादा हीट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस सर उतनी ज्यादा हीट, जितनी देर तक वो काम करेगा सर उतनी ज्यादा हीट। तो इसका मतलब क्या? जब मैं तीनों की तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करूंगा वो क्या हो जाएगा? सर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, इजंट इट? तो यहां से जब भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा हटाऊंगा एक कांस्टेंट आएगा, H इज इक्वल्स टू K I स्क्वायर RT। और सर इस K की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो है 1, तो मैं K को नेग्लेक्ट कर दूं और H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। आई बात समझ? ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। चलो शाबाश, ये बात आई समझ? अच्छा, अब सर जैसे आपने पावर के 3 फॉर्मूले बनाए थे, क्या इसके भी 3 फॉर्मूले होंगे? चेक करते हैं। V इज इक्वल्स टू सर IR, ये लिख लेते हैं। मुझे इसमें I दिखा, क्या इसमें मुझे I दिखा? अगर दिखा तो सब्स्टिट्यूट कर दो। I स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं I इंटू R इंटू T। I इंटू R क्या है? सर ये तो मेरा पोटेंशियल होता है, यानी कि VIT। ये है इसका दूसरा फॉर्मूला, ये है इसका दूसरा फॉर्मूला। सर क्या और फॉर्मूला भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे I को सब्स्टिट्यूट करा, ऐसे ही R को सब्स्टिट्यूट कर दो। सर R तो मुझे पता है, R तो होता है V/I। और अगर इतनी बात पता है तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर, V को क्या लिख लो, और सॉरी R को क्या लिख लो? V/I इंटू T, इजंट इट? अब यहां से I से I अगर दोबारा कैंसिल हुआ, सही है, तो मेरा दोबारा VIT बन गया। तो क्या इसका और कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है। इसमें अब की बार I स्क्वायर को जरा करके देखना। I की बजाय मैं क्या लिख लूं? सर I की बजाय तो V/R आ जाएगा। V/R करके देखो, H इज इक्वल्स टू V/R का स्क्वायर इंटू RT। सर ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू T। R से R अगर मर गया, R से R अगर मर गया तो सर H बचेगा, H बचेगा मेरा V स्क्वायर R बाय T। ये देखो, तो ये हो जाएगा मेरा इसका फॉर्मूला नंबर 3। आई बात समझ? तो सर यानी कि हीटिंग इफेक्ट के वहां तो बहुत गंदा हुआ। हीटिंग इफेक्ट के 3 फॉर्मूले हैं।
सर फर्स्ट फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, शाबाश। सर दूसरा फॉर्मूला है मेरा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू टी, और एक मेरा फॉर्मूला है क्या सर, वो था, तीसरा फॉर्मूला कौन सा था सर, वो था वी आई टी, वो था वी आई टी। ये थे मेरे फॉर्मूले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, तीन फॉर्मूले। सर मैंने तीन फॉर्मूले पावर के भी पढ़े थे, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल्स टू वी आई, और P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तीन और तीन, छह फॉर्मूले, इजंट इट। बट अगर मैं ध्यान से देखूं, ये चीज देखो सर, ये तो जादू हो गया। जादू क्या हुआ सर, जादू ये हो गया कि आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी आई इंटू टी, वी स्क्वायर आर इंटू टी, यानी कि पावर को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी। हीट में तो एक एनर्जी है, यानी कि पावर इंटू टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी। एनर्जी कौन सी सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी। पावर इंटू टाइम इक्वल्स टू एनर्जी। ये देखो पावर इंटू टाइम आई स्क्वायर आर बाई टी, हीटिंग इफेक्ट एनर्जी। पावर इंटू टाइम सर वी आई टी, पावर इंटू टाइम सर वी स्क्वायर टी बाई आर। तो यानी कि क्या होगा, पावर को जैसे जैसे मैं टाइम से मल्टीप्लाई करता रहूंगा, मेरी क्या हो जाएगी, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। आई बात समझ। अब चलेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे और लास्ट टॉपिक करेंगे, क्या होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि सर क्या इसको की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है? हमें तो लगा ये लॉस है, हमें तो लगा कि ये एनर्जी का लॉस है, पर आपने तो बोला इसके पास की तो एप्लीकेशंस भी हैं। तो यानी कि क्या मैं इसे हीटिंग इफेक्ट को, क्या जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही थी उससे प्रोड्यूस्ड हीट को भी मैं यूज करता हूं? बिल्कुल करते हो। सबसे पहली चीज क्या है, वो है सर मेरा इलेक्ट्रिक हीटर। अब जैसे सर्दी है, सर्दी में सबके घर पे इलेक्ट्रिक हीटर है। इलेक्ट्रिक हीटर वो भी क्या है, कभी सोचा इस हीटर के अंदर गर्मी कहां से आई? वो जो करंट था उसी करंट ने हीट को प्रोड्यूस किया। यानी कि इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस लाइक रूम हीटर, टोस्टर, आयरन्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उनके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस वायर होगी, जैसे कि नाइक्रो, विच इज यूज्ड टू जनरेट हीट। अब देखो हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि सर H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सर आपने बोला था कि जो हीट का जो प्रोडक्शन है, हीट जिस रेट से प्रोड्यूस होगा वो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो यानी कि अगर मुझे ज्यादा हीट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मुझे ज्यादा अमाउंट या मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस की वायर यूज करनी पड़ेगी, सिंपल। अब सिमिलरली जो मेरी सेकंड है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो मेरे प्रीवियस, जो मेरे पहली जनरेशन के जो बल्ब थे वो सब भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर थे। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग लाइट। टंगस्टन की वायर यूज होती थी। आई बात समझ। मूविंग टू द नेक्स्ट सर इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज को हम बेसिकली, या फ्यूज को हम अच्छे से वो करेंगे जब हम करेंगे चैप्टर मैग्नेटिज्म, और उसमें हम करेंगे होम सर्किट। फ्यूज को हम तब वहां स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जो फ्यूज है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो। और आखिर में क्या है, इलेक्ट्रिक केटल्स। जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहने वालों के लिए ये रामबाण है। अब वो इलेक्ट्रिक केटली में वो मैगी बनाते हैं, वो पानी कुछ भी कर लेंगे। जो इलेक्ट्रिक केटल्स हैं और जो मेरे गीजर्स हैं वो भी क्या है, वो भी सर किसके एग्जांपल्स हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। आई बात समझ। तो यहां पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसका जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था हमने वो कवर किया। अब अगली वीडियो में हम इसी से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उन्हें स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि हमने सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ लिए।
जो डे वन मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में या लाइट में जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, सेम चीज अब भी होगी। हम देखेंगे कि हमने जितना पढ़ा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। अब हम आगे देखेंगे पेपर में कि जितना हमने पढ़ा था उसी से क्वेश्चन आया। तो टिल देन चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टडी करिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।